बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स 14वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है अ प्लेन कंटेनिंग लूप अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज़ लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डायरेक्टेड along the x-axis. For what orientation of the loop is the flux maximum? For what orientation of the loop is the flux minimum? यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वो कहते हैं कि हम इस कंडक्टिंग लूप को किस तरह से रखें। नंबर वन, कि इसमें से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो। नंबर टू, इसमें से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो, वो मिनिमम हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम इस कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर रखेंगे। जब हम इसको इसके परपेंडिकुलर रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी वो बराबर हुआ करता है हमेशा बी ए कॉस थीटा, और जब हम cos ज़ीरो लेंगे और cos ज़ीरो 1 होता है तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स आएगा वो बी ए आएगा जो कि मैक्सिमम है। दूसरी तरफ अगर हम इसी कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दें, जब हम इस कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तो उस वक्त जो वेक्टर एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और फिर वही फाई बी इज इक्वल टू बी ए काज 90। और जैसा कि आप जानते हैं कि काज 90 जो है वो बराबर हुआ करता है ज़ीरो के, तो इसका मतलब है कि फाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि इसमें से किसी किस्म का कोई फ्लक्स जो है वो नहीं गुजरेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड which can be calculated using Ampere's law। ठीक है, since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? सवाल बज़ाहिर बहुत लंबा है लेकिन जवाब इसका इतना नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं दे ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त पैदा होता है व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। तो इसका मतलब ये निकला कि हम कहेंगे कि व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी, दैट इज़ व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, नो मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड, दे कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हेन देयर इज़ अ करंट मीन चार्जेस आर फ्लोइंग। When charges are flowing, then in addition with electric field, they produce magnetic field. So, moving charges will produce magnetic field. इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इस पर गौर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें वो कहते हैं कि डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई इफ ए द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज डबल्ड but the number of turns remains the same, and B, the number of turns is doubled but the length remains same। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट परमिबिलिटी है, आई से मुराद करंट है और एन से मुराद है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम ये कहें कि किसी सॉलिनॉइड की, अगर हम ये कहें कि किसी सॉलिनॉइड की जो लेंथ है वो एल है और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो अगर कैपिटल एन से ज़ाहिर करें तो स्मॉल एन की जगह पे आ जाएगा एन ओवर एल आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल। अब हम पहला केस लेते हैं, कहते हैं कि लेंथ हम कह देते हैं एल डैश, वो तो 2L के बराबर हो गई है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो वही रहे, यानी कि जो एन थे वो वही रहे। अब हमारे पास जो नया मैग्नेटिक फील्ड बी डैश होगा वो ये होगा म्यू नॉट एन की जगह पे आप लगा देंगे एन डैश आई एन एल
और एल की जगह पे लगा देंगे आप एल डैश। अब एल डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो 2l है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा हाफ, और म्यू नॉट एन आई ओवर एल, क्योंकि b के बराबर है इसलिए हाफ b जो है वो आपके पास आ जाएगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर टर्नों को डबल कर दिया जाए जबकि लेंथ वही रहे, यानी कि n जो है डैश वो इज इक्वल टू 2n है, तो उस सूरत में जो है वो हमारे पास क्या सूरत हाल जो है वो होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर b डैश बराबर किसकी हो जाएगा, म्यू नॉट n डैश आई ओवर एल, क्योंकि लेंथ वही है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो n डैश की जगह पे हम लगा देंगे 2n, तो हमारे पास बन गया म्यू नॉट इंटू 2n आई ओवर एल, तो 2 को बाहर निकाल लें तो म्यू नॉट n आई ओवर एल किसके बराबर है, b के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जब आप टर्नें डबल करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जो है वो भी डबल जो है वो हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करते हैं जी, कहते हैं कि एट अ गिवन इंस्टेंट प्रोटॉन्स मूव्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन in a region where there is a magnetic field in negative z direction. What is the direction of the magnetic force? Will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. देखिए जो डायरेक्शन है प्रोटॉन की वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी कि आई कैप के अलॉन्ग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी आई कैप जो है वो हमने कह दिया है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नेगेटिव किधर है, आई के तरफ, के से हम जाहिर करते हैं जेड एक्सिस की डायरेक्शन को, तो वहाँ पे वो के कैप आ गया है। आपने फोर्स निकालनी है, आप जानते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यहाँ पर आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पर आप b की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, तो आपके पास v भी कॉमन निकाल लीजिए तो i क्रॉस k जो है वो आ जाएगा, क्योंकि k के साथ माइनस भी है इसलिए यहाँ पर क्या है माइनस भी आपके पास आया है। अब आप जानते हैं कि i क्रॉस k जो है वो तो माइनस जे के बराबर होता है, जब माइनस ने माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ख़त्म हो गया, तो f इज़ इक्वल टू क्या आ गया, क्यू वी बी इज जे आ गया। जे से मुराद है पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि जब प्रोटॉन विल स्टार्ट्स टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच फील्ड, जब वो ऐसे फील्ड में एक्स एक्सिस के अलोंग जब वो मूव करना शुरू करेगा तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी। इसका मतलब है कि वो प्रोटॉन अपनी मोशन को एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो जारी नहीं रखेगा, बल्कि इट विल मूव इन अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करेगा अलोंग अ कर्व पाथ, एक कर्व पाथ जो है वो उसका बन जाएगा।